Hello students, in our last video corporate and financial accounting exam paper 2019 का हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं. टुडे वी विल सॉल्व यूनिट सेकेंड ऑफ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019. This is our first question of unit second. What do you mean by debentures? Explain its various types. Differentiate between share and debenture. आप डिबेंचर से क्या समझते हैं, उसके वेरियस टाइप्स हमें डिस्क्राइब करने हैं. डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स को भी हमें एक्सप्लेन करना है. What is debenture? As you know, in the case of company, you have heard the word about shares and the debentures. आपने शेयर और डिबेंचर्स के बारे में सुन रखा है. अब टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिबेंचर्स. ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आने वाला वर्ड है. व्हाट इज डिबेंचर्स? ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र, आप इसको हिंदी मीनिंग से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. ऋण पत्र दैट मीन्स ऋण का पत्र, डॉक्यूमेंट जिससे कि आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं. एक कंपनी द्वारा लिया जाने वाला ऋण का ये ऐसा प्रपत्र है जो प्रमाण देता है कि कंपनी ने किसी से ऋण लिया है. डिबेंचर्स में सर्टेन परसेंट से इंटरेस्ट मेंशन होता है. उस परसेंट से इसको इंटरेस्ट पे किया जाता है जो कि डिबेंचर होल्डर होता है, जिसके पास की वो ऋण पत्र होता है. डिबेंचर्स का पेमेंट कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी कर सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द डिबेंचर. तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि आपको डिबेंचर का ओवरव्यू पता लगता है. A debenture is a written acknowledgement of debt of a company under its common seal. अब ये देखिए, इस डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी की कॉमन सील भी लगी हुई होती है, तभी ये लीगल डॉक्यूमेंट बनता है. जनरली सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. और जनरली क्या किया जाता है, ये सिक्योर्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज के अंडर किया जाता है. कैसे? आप कभी भी डिबेंचर्स इशू करेंगे तो कंपनी क्या करती है, अपनी कोई भी असेट उसके अंडर में रखती है मोर्गेज. तो वही क्या होता है इन जनरल लैंग्वेज कि आपने कोई भी असेट अपनी रखी और उसके बदले में आपने क्या किए, डिबेंचर्स इशू किए. इन फ्यूचर अगर आप अपने इन डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स उस असेट को सेल करके अपना पूरा अमाउंट ले लेंगे. तो दैट इज योर फ्लोटिंग चार्ज. इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स. वो भी डिबेंचर होल्डर है, उनको कंपनी इंटरेस्ट पे करती है एट अ फिक्स्ड रेट और एट रेगुलर इंटरवल. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी कि फिक्स्ड रेट पे किया जाता है और रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है. कंपनी रिटर्न्स द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स. और कंपनी डिबेंचर का अमाउंट भी रिटर्न करती है, रिफंड करती है when it is requirement is over or after a specific period. This is known as redemption of debentures. और ये जो पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है डिबेंचर्स का, सबसे पहले तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो उसने डिबेंचर दिए और डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया. एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो क्या करती है, डिबेंचर्स अपने पास ले लेती है और जो पेमेंट है वो वापस डिबेंचर होल्डर को कर देती है. तो दैट इज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 30 में क्या बोला गया है, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक. डिबेंचर में क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड and any other instruments of the company eviding a debt. जो किसका सबूत देता है, डेप्ट का, कि आपने ऋण लिया है. whether constituting a charge on asset of a company or not. चाहे वो कंपनी की किसी असेट पर चार्ज क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं तो भी वो क्या होंगे, डिबेंचर्स होंगे. देखिए यहाँ पे जो मैं मैटर डिस्प्ले कर रही हूँ वो सफिशिएंट नहीं है.
आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए एटलीस्ट 3 ऑथर्स की डेफिनेशन देनी होगी और कॉमन डेफिनेशन प्लस कंक्लूजन भी देना होगा इफ यू वांट टू स्कोर बेस्ट। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि ऐसा डिबेंचर जो कि कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हो। तो अब वो रजिस्टर कहाँ होगा? ये रजिस्टर होगा कंपनी जो कि इसको इशू कर रही है उसके खुद के रजिस्टर में। फाइन। A registered debenture is one whose holder is registered in the registered debenture holders, kept by company and is transferable to only by registration of transfer deed in accordance with provision of the act। वो भी डिबेंचर होल्डर होगा, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होगा, उसमें रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई पर्सन डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ एक्ट उसको उस रजिस्टर में उस डिबेंचर होल्डर का नाम चेंज करवाना होगा, उसके बाद ही उसका ट्रांसफ़र होगा। तो डेट इज़ योर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज बियरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, जैसा कि इसमें भी हमें नाम से पता लग रहा है कि जिस पे के पास भी ये डिबेंचर होगा वो क्या होगा? इसका ओनर होगा, डिबेंचर होल्डर होगा। इधर तो यहाँ हमने देखा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड होगा वही डिबेंचर होल्डर होगा। यहाँ पे क्या होगा? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट है उसका डिबेंचर होल्डर होगा। बियरर डिबेंचर, अ बियरर डिबेंचर इज वन विच इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। सिर्फ आपने क्या दी? उसकी सुपुर्दगी दे दी। And the holders of the debentures on the respective due dates are entitled to receive payment of interest and principal debt। इसको दूसरे को सुपुर्द ही कर दिया, मियर डिलीवरी कर दी, तब क्या होगा? जिसके पास वो एट प्रेजेंट में डिबेंचर है वही उसके इंटरेस्ट के लिए और प्रिंसिपल डेब्ट के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट इज, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। इसमें तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी है, सिर्फ उसकी आपके पास प्रेजेंस जरूरी है। मोर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, व्हेन द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज on the immovable properties of the company they are called mortgage debentures। जब भी डिबेंचर्स आप इशू करते हैं और उनके अगेंस्ट कौन सी असेट रखते हैं? इमूवेबल असेट, अचल संपत्ति रखते हैं। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करने के टाइम पर उसके अगेंस्ट अचल संपत्ति रखती है तो वो क्या होगा? हमारा मोर्गेज डिबेंचर्स। The charge on immovable properties may be either fixed or floating। और ये जो चार्ज है हमारा वो क्या हो सकता है? फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। अब फिक्स्ड चार्ज क्या है? A fixed charge generally allows the company to retain possession of the mortgage property or the title documents of the properties but prevents the company from parting with the mortgage properties or dealing with them without the consent of the debenture holders or their trustees। On the other hand, when charge is on exclusively on pledged moving assets are called secure debentures। फर्स्ट मोर्गेज की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल असेट को आप क्या करते हैं? एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो आपकी मूविंग असेट्स को अगर आप रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो ये देखिए फिक्स्ड चार्ज में क्या हुआ? स्पेसिफाइड असेट्स रखी जाती है कंपनी की, वो क्या क्या हो सकती है? इमूवेबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होती है? आपकी मूविंग असेट्स होती हैं। टू यूज एंड डील विद द असेट्स इवन टू डिस्पोज ऑफ देम
डिस्पोज देम ऑफ इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज लाइक स्टॉक रख दिया, तो ये क्या हो गया आपकी फ्लोटिंग चार्ज। नेक्स्ट इज नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जैसे कि ऊपर हमने मॉर्गेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कंपनी अपनी कोई ना कोई असेट एज अ सिक्योरिटी रखती है। अब ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, इसमें कोई भी असेट डिबेंचर्स के अगेंस्ट नहीं रखी जाती है। वही हमारे क्या हो गए, नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। These debentures are unsecured since they have no charge on the assets of company. Holders of naked debentures are just like unsecured creditors and do not enjoy any special rights. अगर कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर पाती है तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उसको लाइबल नहीं कर पाते हैं कि वो उसको पेमेंट करे, और कोई भी स्पेशल राइट भी नहीं मिलता है, स्पेशल राइट इन द सेंस ऑफ रिडम्पशन। रिडीमेबल डिबेंचर। Redeemable debentures are those which are rapid or redeemed during the lifetime of the company. Debentures are redeemable first in lump sum at the end of fixed period, either at par, at premium, and in installment by annual drawings, or by purchase of own debentures in the open market when price of debentures prevailing in the market is less than their agreed redemption price. इसका क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर्स, दैट मीन शोधनीय डिबेंचर्स। हमने स्टार्टिंग में भी रिडीमेबल वर्ड पढ़ा था। रिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी स्टार्टिंग में जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर तो चले जाता है डिबेंचर होल्डर के पास और कैश आ जाता है कंपनी के पास, बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो वापस से डिबेंचर ले लेती है और पेमेंट कर देती है डिबेंचर होल्डर को। तो ये वही डिबेंचर है जिनका की पेमेंट कंपनी करती है, उन्हीं डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ये जो पेमेंट किया जाता है वो किन किन केसेस में किया जा सकता है, फर्स्ट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड जो कि कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, उसके एंडिंग पे वो लमसम दे देती है। लमसम मीन्स एक साथ दे देती है। अदरवाइज वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती है। नेक्स्ट, अगर ये दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करती है तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट वो क्या यूज कर सकती है, वो ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है। तो डेट इज योर रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब ओपन मार्केट में उसने डिबेंचर्स को परचेज किया, दैट मीन्स उसने क्या किया, डिबेंचर्स अगर हमारा 1000 रुपीज का डिबेंचर है और उसको उसने कितने में कर लिया, 1500 में परचेज कर लिया ओपन मार्केट में। एट द टाइम ऑफ परचेज उसने पेमेंट किया, तो पेमेंट किसको किया, डिबेंचर होल्डर्स को ही किया, तो वो भी क्या हो गया हमारा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, अशोधनीय डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर नॉट रिडीमेबल एट ऑल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इसको रिडीम नहीं करती है, इसका पैसा नहीं चुकाती है। इन अदर वर्ड्स, द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स at any specific date, and the holders of debentures cannot demand payment of their principal amount except when the company is being wound up. लाइफ टाइम में कभी भी वो अपने डिबेंचर्स का पैसा नहीं मांगेंगे। वो कब मांग सकते हैं, जबकि कंपनी हमारी समाप्त हो रही है। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड रेगुलरली द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि डिबेंचर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इस पे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है और रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। These debentures are also called perpetual debentures. ये आपसे पूछा जा सकता है कि what is perpetual debentures? Perpetual debentures are not presently common in use, but अभी हमारे इकोनॉमिक सिनेरियो में इस टाइप के डिबेंचर्स बिल्कुल भी इन यूज में नहीं है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनीय ऋण पत्र।
परिवर्तनीय, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंपनी के केस में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे। तो इसमें क्या हुआ, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में ऐसे डिबेंचर्स जिनको कि कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद में क्या करती है, उसको शेयर्स में चेंज कर देती है। डिबेंचर होल्डर्स हमारे कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं इस केस में। तो वो कौन से डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इज वन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स of the company according to the terms of debentures issue। इसकी सारी terms pre-decide होती है। The recent times convertible debentures have become popular among the investors in India। These debentures may either be partly convertible or fully convertible। अब ये debentures क्या होते हैं, partly अंशतः हैं और fully पूर्णतः भी convertible हो सकते हैं। एज यू नो, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में पूरा का पूरा डिबेंचर हमारा जो अमाउंट है उतने सेम से वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पार्टली में क्या होते हैं, थोड़ा तो शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जो बचा हुआ डिबेंचर का पार्ट है उसका पेमेंट दिया जाता है। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स of the company within a specified period according to guideline of SEBI। if these debentures are convertible after 18 months from the date of their allotment but before the expiry of 36 months। तो अब इनका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कंपनी एक्ट में कि 18 मंथ के बाद में बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। From the date of allotment, it is necessary to grant option, put option, which means option is of concerned debenture holder of conversion to the debenture holder। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको यही बोला गया है कि कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी फुल अमाउंट से। सेकेंड थिंग, इसका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कंपनी एक्ट में कि आफ्टर 18 मंथ्स बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स वो ये सारी प्रोसीजर करेगी। नेक्स्ट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसमें थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट होगा और थोड़ा सा नहीं होगा। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, there are two parts of such debentures, one part is convertible into share and the other part is non-convertible into shares। the convertible part of debenture is converted into share, जो कि convert हो जाएगा उसको हम share में convert कर देते हैं either on a specific date or earlier और converted at the specified period। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया था 18 to 36 मंथ विद इन ये कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट शुड बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वर्टेबल पार्ट, जो कि आपने कन्वर्ट नहीं किया है शेयर में, ऑफ द डिबेंचर इज रिडीम्ड बाय द कंपनी, उसको कंपनी क्या कर देती है, रिडीम्ड कर देती है। रिडीम्ड मीन्स उसका पैसा पे कर देती है on its maturity date or a specified in the terms of issue of such debentures at their time of issue according to guidelines of SEBI। if conversion is to take place after 18 months, जैसा ऊपर हमने बताया था सेबी की क्या गाइडलाइन है कि 18 मंथ के बाद ही आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ग्रांट ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर्स टू फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑल्सो। ऊपर हमने डिस्कस किया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो टू टाइप के होते हैं, फुल्ली एंड पार्टली। नाउ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या है कि आप अपने डिबेंचर्स को किस में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, किस में चेंज नहीं करते हैं, शेयर्स में। These debentures which are not convertible into shares is known as non-convertible debentures। Interest bearing debentures,
ब्याज वाहक ऋण पत्र। डिबेंचर की सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसमें फिक्स्ड से और रेगुलर बेसिस से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इंटरेस्ट बियरिंग डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल एट स्पेसिफाइड रेट एट द स्पेसिफाइड डेट। फिक्स्ड रेट से रेगुलर बेसिस पर। Before 1991 there was restriction on maximum rate of interest, but from August 1991 their restriction has been removed. Now company may pay interest at any rate of interest which they be consider reasonable. पहले मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, बट नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अगस्त 1991 ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। अब कंपनी जो भी रीजनेबल समझती है उस रेट से इंटरेस्ट दे सकती है। नेक्स्ट इज जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। जैसा कि इसमें तो क्या किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, बट इस टाइप के डिबेंचर्स में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो अब इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो क्या बेनिफिट होगा डिबेंचर होल्डर्स को, इसमें यही बेनिफिट होता है कि अगर डिबेंचर की मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है तो कंपनी क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में इशू कर देती है। लाइक उसने 700 में उसको क्या कर दिया है, इशू किया है। तो ये जो 300 हमारा डिफरेंस अमाउंट हो गया, तो ये डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट का अमाउंट है। डिस्काउंट ही डिबेंचर होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, द कंपनीज में issue such debentures on which the rate of interest payable is nil. इंटरेस्ट कितना होता है, नील या जीरो। सच डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ देयर मेच्योरिटी। सच डिबेंचर्स आर इन नेचर ऑफ डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स। इनको क्या बोला जाता है, डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स सच डिबेंचर्स आर यूजुअली इशूड एट कंसिडरेबली हाई रेट ऑफ डिस्काउंट। At the time of redemption, these debentures are redeemed at their nominal value. और उनको क्या किया जाता है, जब रिडीम किया जाता है वो भी नॉमिनल वैल्यूज पे किया जाता है। The period of redemption of these debentures is from 15 years to 20 years. और इनका क्या होता है, 15 to 20 ईयर्स इसका लाइफ पीरियड होता है। इन इंडिया सबसे पहले जो 0% या जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर इशू किया था वो किसने किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फर्स्ट कॉलम है आपका बेसिस का, सेकंड शेयर एंड डिबेंचर्स का। बेसिस क्या है, स्टेटस, कि इनका स्टेटस क्या होता है। फर्स्ट इज अ शेयर होल्डर इज वन ऑफ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर आपको पता है वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। बट डिबेंचर होल्डर इज सिंपली क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी को ऋण या लोन प्रोवाइड करवाते हैं। रिटर्न, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में एडिक्वेट प्रॉफिट बचा है तो शेयर होल्डर्स किसके लिए लाइबल होते हैं, डिविडेंड के लिए लाइबल होते हैं। बट डिबेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट। आपको बताया गया है कि इंटरेस्ट मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। डिबेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट एंड इट्स कंपनी पेबल वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न इनकी तो फिक्स्ड होती है और इनकी फिक्स नहीं होती है। रेट ऑफ डिविडेंड इज अनसर्टेन एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की। बट इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है और प्री डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। It is only long-term source of finance. Next, it may be long, medium, short-term source of finance. ये आपकी प्री डिसाइड होता है इसका टाइम। वोटिंग राइट, एज यू नो शेयर होल्डर्स को तो क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, बट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं। शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन proportion of their holding. Debenture holders have no voting right. Participation in management,
ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. Next is tax advantage. Dividend paid to shareholders is not deductible as an expense in determining taxable income. टैक्सेबल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डिविडेंड है उसको लेस नहीं करना होता है, बट इंटरेस्ट हमारे स्टार्टिंग में ही लेस हो जाता है एज अ एक्सपेंस. Interest paid on debenture is deductible as an expense in determining taxable income. Order of repayment. In case of binding up, shareholders are paid if any surplus assets is left out after full settlement of outside liability. सबसे पहले क्या किया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है और सबसे लास्ट में किसको किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो सिक्योर्ड है उनको तो क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. तो ये हो गया, और शेयर होल्डर से तो पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है. नेक्स्ट इज इशू एट डिस्काउंट. Issue at discount, share can be issued at discount subject to provision of section 53 of Company Act 2013. कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 53 है वो डिस्काउंट के बारे में आपको बताता है कि आप शेयर्स पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं. इसके सर्टेन प्रोविजंस हैं, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट. लेकिन इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. नेक्स्ट इज कन्वर्जन. शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एज पर द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. नेक्स्ट इज रिडम्पशन. इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड इन द लाइफ ऑफ द कंपनी बट डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ द डिबेंचर्स. आप इनको रिडीम कर सकते हैं इन लाइफ टाइम बट इनको नहीं कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकेंड. यूनिट सेकेंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. चारू प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/7/2017. इट टुक ओवर द प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑफ चारू एंटरप्राइजेज with effect of 1/4/2017. The balance sheet of Charu Enterprises at 31/3/2017 was as follows. चारू प्राइवेट लिमिटेड का समाविलन 1/7/2017 को हुआ, जिसने 1/4/2017 से चारू एंटरप्राइजेज एक एकल स्वामी का व्यापार अधिग्रहित किया. 31/3/2017 को चारू एंटरप्राइजेस का चिट्ठा अग्रलिखित था. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017. लाइबिलिटीज आर गिवन, असेट्स आर गिवन, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैश. कैपिटल है, प्रॉफिट है, मिस्टर एक्स लोन है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. इट वॉज एग्री टू पे 11,25,000 payable in equity shares of 100 each at ₹125 to the Charu Enterprises. The company decided to close its first year's accounts of 31st March 2018. The following are the further details of year finished to you. चारू एंटरप्राइजेस को 11,25,000 भुगतान करने के लिए सहमति हुई, जो ₹100 वाले इक्विटी शेयर का ₹125 प्रति अंश के आधार पर निर्गमन द्वारा किया जाएगा. कंपनी ने पहले वर्ष के खाते 31 मार्च 2018 को बंद करने का निश्चय किया. वर्ष से संबंधित आपको निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है. सेल्स इज गिवन 7,50,000, परचेजेस आर 3,50,000, सैलरीज इज 1 lakh, जनरल एक्सपेंसेस इज 80,000, इंटरेस्ट इज 20,000, कैरेज इनवार्ड इज 11,750, क्लोजिंग स्टॉक इज 61,750, डेप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट्स एट द रेट ऑफ 10% per annum. A new machine was acquired for 1st July 2017. You are required to pass journal entries to take over the business and P&L account and Charu's capital account. आपको 3 चीज़ें बनानी है. फर्स्ट जनरल फॉर पासिंग द एंट्री ऑफ
बिजनेस टेक ओवर, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, चारू का अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन है हमारा इनकॉर्पोरेशन का। तो इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है। इधर देखिए हमारी जो कंपनी है वो कब बनी है, 1 जुलाई 2017 को बनी है। कब बनी है, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जो बिजनेस टेक ओवर किया है आपने सोल प्रोप्राइटर चारू एंटरप्राइजेस का, वो कब कर लिया है, 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को आपने इसका बिजनेस ले लिया अभी, बट इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, 1 जुलाई 2017 को। तो ये तो हो गया आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। नेक्स्ट, अब हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2018 को। तो नेक्स्ट पीरियड क्या हो गया हमारा, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। तो ये जो 31 मार्च 2018 है, यहाँ तक का जो पीरियड है वो क्या हो गया हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। That is your post incorporation period। अब इसका टाइम कितना है, अप्रैल मई जून, जुलाई तो स्टार्टिंग है इसलिए अप्रैल मई एंड जून। तो ये हो गया हमारा प्री पोस्ट, ये हो गया 3 मंथ्स का। और इधर कितना आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया हमारा 9 मंथ्स का। तो ये हमारा पीरियड का टाइम बेसिस है। नेक्स्ट, अब आपको पता है जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या है, चारू एंटरप्राइजेज, इसकी सारी जितनी भी असेट्स होगी वो इस कंपनी की असेट बन जाएगी और जितनी भी लायबिलिटी है वो क्या होगी, इस कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी। तो असेट्स में क्या क्या है, बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स एंड कैश। और लाइबिलिटीज में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिटर्स और मिस्टर एक्स लोन। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 क्रेडिटर्स, 2 मिस्टर एक्स लोन। ये सारे आपने कहाँ से ले लिए हैं, उस बैलेंस शीट से ले लिए हैं। नेक्स्ट, अब क्या बोला गया है कि चारू एंटरप्राइजेस को इसने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन भी दिया है। तो परचेज कंसिडरेशन क्या है हमारा, ये देखिए, इट वॉज एग्रीड टू पेड 11,25,000 रुपीज इक्विटी शेयर्स से एट द रेट ऑफ 125। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया है, टू चारू एंटरप्राइजेज। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, पेमेंट किया है पैसे का। तो कितना हो गया ये हमारा, 11,25,000। तो ये तो हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हो गई हमारी असेट साइड। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा। वो क्या आ गया हमारा, 46,250। तो ये फर्स्ट एंट्री आई थिंक क्लियर है, बीइंग बिजनेस टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। नाउ, अब आपने क्या किया था, इक्विटी शेयर इशू किए थे चारू एंटरप्राइजेस को। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चारू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। अब ये शेयर प्रीमियम कैसे आया, 11,25,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने 125 पर शेयर पर इशू किए हैं चारू एंटरप्राइजेस को हमारे शेयर। तो ये टोटल कितना आ गया, 9,000। ठीक है, अब 9,000 है और एट पार रेट कितनी है इसकी, 100। तो ये 100 तो किस में आ जाएगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, दैट इज योर 9 लाख। नेक्स्ट, जो बचा हुआ हमारा कितना हो गया है, 11,25,000 माइनस
9 लाख, तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय अलॉटमेंट ऑफ 9000 इक्विटी शेयर एट ₹100 ईच और एट 25% डिस्काउंट। आपने देखा था 100 रुपीज़ का शेयर था, इशू किया था 125 में, तो ये 25 रुपीज़ क्या हो गए थे आपके प्रीमियम के हो गए थे, मल्टीप्लाई बाय 9000 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, ये 2,25,000। आई थिंक आपको जनरल समझ आ गई है चारू लिमिटेड की। नेक्स्ट वी विल मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडिंग 31 मार्च 2018। अब आपका इधर फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 2017। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो हमारा सेम है 3:9, दैट इज 1:3। नाउ फर्स्ट हमारा क्या आता है, सेल्स आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज योर सेल्स। ठीक है, अब सेल्स हम किस में देखेंगे, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। यहां देखिए हमारी सेल्स कितनी है, 7,50,000 सेल्स हमें कितनी गिवन है, 7,50,000। अब इसको किस बेसिस पे करते हैं, सेल्स को हम किस बेसिस पे करेंगे, सेल्स बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा सेल्स बेसिस क्या है, 1:3, तो इसको इसी पे कर मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1,87,500। और इसको भी कर देंगे 3/4, तो ये आ गया हमारा 5,62,500। तो ये हमने सेल्स बेसिस पे कर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, ये हो गया हमारा सेल्स का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है अदर इनकम, हमें क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है। टोटल रेवेन्यू कितनी आ गई हमारी 1,87,500, इधर 5,62,500। नेक्स्ट इज अब परफॉर्मिंग में क्या है हमारे एक्सपेंसेस दैट इज परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक देखते हैं हमारा क्या है, उधर देखिए परचेजेस हमें गिवन है, स्टॉक भी हमें गिवन है, यहाँ पे ये है 3,50,000, वो है 61,750। परचेजेस थी हमारी 3,50,000 की, इधर हो गई परचेजेस 3,50,000। अभी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है आपके रेशियो सेम है, तो आप डायरेक्टली भी इसको 1:3 में सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लेंगे। आपको ध्यान कहाँ रखना है, जब आपका टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसको भी आपने कर लिया 3,50,000 1/4, इधर 3,50,000 3/4, तो इधर आपका क्या आ गया 87,500 और यहाँ आ गया 2,62,500। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक आपको गिवन है 31 मार्च पे, दैट मीन्स वो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है 61,750 का। इसका भी डिवाइड कर दीजिए 61,750 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 15437.50। नेक्स्ट इज 61,750 मल्टीप्लाई बाय 3/4 दैट इज 46,312.50। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये किस में आ गया आपका ब्रैकेट में आ गया है, इधर देखिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सबके बेसिस अपन डिस्कस करेंगे। ये है हमारा सेल्स बेसिस पे। ये आपको वर्किंग नोट में मेंशन करना होगा कि आपने कौन सा एक्सपेंस सेल्स बेसिस पे लिया है और कौन सा टाइम बेसिस पे लिया है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट इज ये स्टॉक भी क्या होगा आपका सेल्स बेसिस पे होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी किस बेसिस पे है, सेल्स बेसिस पे।
नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ गया, सैलरी। सैलरी आपका किस बेसिस पे है, टाइम बेसिस पे है, टाइम बेसिस पे। और इंटरेस्ट भी किस पे है, टाइम बेसिस पे। देखिए सैलरी हमारी कितनी है 1 लाख और इंटरेस्ट कितना है हमारा 20,000। सैलरी 1 लाख है, 1 लाख को भी आप किस बेसिस पे कर देंगे, टाइम बेसिस पे। 1/4 1 लाख 3/4 तो 25,000 75,000। यहाँ देखिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था हमारा 20,000 तो 20,000 को भी आपने किस पे कर दिया 1/4 और 20,000 को आपने किस पे कर दिया 3/4, दैट इज योर इंटरेस्ट। तो वो क्या आ गया आपका 5,000 और 15,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और मशीनरी। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन ऑन ऑल असेट्स, सभी असेट्स पे लगाना है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है, अ न्यू मशीनरी वॉज अक्वायर्ड। यहीं कर लेते हैं हम इसका कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले सभी असेट्स पे 10% है तो 10% हमारी सभी असेट्स पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ न्यू मशीनरी अक्वायर्ड, और जो नई मशीनरी है उस पे क्या है, ये 1 लाख हो गया हमारा न्यू मशीन पे। कितना, वही 10% से लगेगा, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड कितना आ गया 9 मंथ्स का लगेगा, 9/12 फाइन। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या आएगी हमारी वैल्यू, इधर 3 इधर हो गया 4,250 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 7,500। ये तो हो गया नई मशीन का। आप कैलकुलेट करेंगे हम ओल्ड मशीन का। मशीनरी और बिल्डिंग दोनों गिवन है, इन पे 10% से लगा देंगे। बिल्डिंग पे हमारा डेप्रिसिएशन है 10% से 30,000 और 7,50,000 पे है हमारा 10% पे 75,000। डेप्रिसिएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम बेसिस पे, तो 30,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम बेसिस पे और 75,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम बेसिस पे। तो 30,000 को हमने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट 1/4, 30,000 डिवाइडेड बाय 3/4 इक्वल्स टू 7,500 और ये मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2,2500। फाइन। अब इसको भी हम कर देते हैं टाइम बेसिस पे, दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 4 18,750। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 5,6,250। फाइन। अब ये जो असेट है, नई मशीन हमने खरीदी है, उसका क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेप्रिसिएशन है। तो वो कितना आया था हमारा 7,500 आया था। इस 7,500 को हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 7,500, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 6,3,750। तो ये है आपका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन और ये है आपका मशीन का डेप्रिसिएशन। फाइन। ये देखिए इधर ये बिल्डिंग का 7,500 और इसका भी इधर यहाँ है 18,750, ये है 6,3,750। फाइन। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस को भी आपको टाइम बेसिस पे करना है। जनरल एक्सपेंसेस है हमारे 80,000 के, 80,000 के इसको भी कर देंगे। और क्या बचा है, कैरेज इनवार्ड, ये सेल्स बेसिस पे होगा 11,750। सबको अपन 1:3 रेशो में कर देंगे। आ गया हमारा टाइम बेसिस पे हो गया हमारा जनरल एक्सपेंसेस और कैरिड हो गया हमारा सेल्स बेसिस पे। इनको भी हमने डिवाइड कर दिया। नाउ टोटल एक्सपेंसेस आ गए ये हमारे, जिसको कि टोटल रेवेन्यू में से हमने लेस कर दिया है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 36,250, 1,01,250। दिस इज आवर वर्किंग नोट।
वर्किंग नोट में क्या है, इन एब्सेंस ऑफ सेल्स हमने क्या किया है, सेल्स और टाइम दोनों रेशियो सेम लिए हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी बिलोंग्स टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सैलरी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड जनरल एक्सपेंसेस आर apportioned on time basis. All item related to trading account, revenue from operations, purchases in stock, carriage inward are appropriated by the sales basis. Next हम बनाएंगे चारू एंटरप्राइजेस का अकाउंट, जिसमें हमें एंट्री कैसे करनी होगी। ये चारू एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ये तो सारी जो असेट्स है उसको हमें क्रेडिट करना होगा, बाय बिल्डिंग, बाय मशीनरी, बाय डेटर्स, बाय कैश, बाय गुडविल। और 2 में क्या आ जाएगा, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 ट्रेड क्रेडिटर्स, 2 मिस्टर एक्स लोन्स, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसको हम अकाउंट में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरी एंट्री आ गई है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो ये हो गया हमारा चारू एंटरप्राइजेस का अकाउंट। इसमें हमने लास्ट में टोटल कर दिया जो कि इक्वल आ गया है। हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड।